मेरा नाम है आर्यन और आप देख रहे हैं डार्क फाइल्स। आज की इस कहानी में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें। तो चलिए बढ़ते हैं आज की इस कहानी की ओर। दीनानाथ पिछले 8 सालों से गांव के कारखाने में नाइट गार्ड का काम करता था। छोटा सा कस्बा नुमा गांव, कारखाना भी छोटा सा, कपड़ों की सिलाई कढ़ाई का काम होता था वहाँ। तनख्वाह मामूली थे मगर घर चल जाता था, 2 वक्त की रोटी मिल जाते थे और दीनानाथ को इससे ज़्यादा कभी कुछ मांगना भी नहीं आया। फिर एक दिन कारखाना बंद हो गया, मालिक शहर चला गया। कहते हैं कि घाटा हो रहा था। मशीनें वहीं धूल खा रह गईं, ताला जड़ दिया गया और दीनानाथ की नौकरी भी उसी ताले के साथ बंद हो गई। घर में फक्काशी के दिन आने ही वाले थे कि किस्मत ने करवट ली। गांव के बाहर जो सरकारी स्कूल था वहां का नाइट गार्ड अचानक नौकरी छोड़ गया। किसी ने कहा शहर चला गया, किसी ने कहा बीमार पड़ गया। वजह जो भी हो, जगह खाली थी और दीनानाथ को बड़ी आसानी से वो काम मिल गया। तनख्वाह भी पहले से बेहतर थी। दीनानाथ खुश था। बरसों बाद उसके चेहरे पर वो सुकून लौटा था जो सिर्फ एक मुतमईन आदमी के चेहरे पर होता है। पहला दिन था उसका। शाम ढलते ढलते वो स्कूल पहुंचा। हेडमास्टर साहब ने उसे सब कुछ समझा दिया। कौन सा गेट रात को बंद रहेगा, कौन सा ताला किस चाबी से खुलेगा, कहाँ बैठना है, कब राउंड लगाना है। बातें खत्म होते होते अंधेरा गहराने लगा था और एक एक करके सारे मास्टर साहब लोग अपने अपने घर को निकल गए। स्कूल का बड़ा सा फाटक बाहर से बंद हुआ और अब स्कूल के अंदर बचा सिर्फ दीनानाथ अकेला। आसमान पर बादल घिराए थे, घने और काले, जैसे किसी ने स्याही उलट दी हो। हवाओं की रफ्तार भी अचानक तेज होने को चली थी। पेड़ों की टहनियाँ सरसराने लगी थी और लग रहा था कि बारिश अब आएगी तब आई। दीनानाथ मेन गेट पर ताला लगाकर वहीं पास के अपने छोटे से कैबिन में आ बैठा। एक पुरानी कुर्सी, एक टूटी मेज, एक लालटेन जैसी बत्ती, बस इतनी ही सामान था वहाँ। मेज पर कुछ कागजात पड़े थे, शायद किसी मास्टर साहब के छोड़े हुए पर्चे। दीनानाथ ने वैसे ही उन्हें उठाकर पढ़ना शुरू कर दिया, वक्त काटने के लिए। ये बात उन दिनों की है जब गांव में बिजली नई नई आई थी। मोबाइल फ़ोन का तो नामो निशान नहीं था। रात को अकेले रहना मतलब सचमुच अकेले रहना। ना किसी से बात, ना कोई खबर, बस अपने आप और अपने इर्द गिर्द की खामोशी से मुकाबला। करीब 2 घंटे बाद बारिश शुरू हो गई और ये मामूली बारिश नहीं थी, मूसलाधार, ऐसी कि छत पर गिरते बूंदों की आवाज़ किसी ढोल की तरह गूंजने लगी। दीनानाथ ने कैबिन की खिड़की से बाहर झांका। सामने का मैदान धुंधला हो चुका था। बारिश की मोटी चादर के पीछे कुछ भी साफ नजर नहीं आ रहा था। तभी अचानक मेन गेट की तरफ से कोई आवाज़ आई। दीनानाथ चौंक गया। कुर्सी से उठकर उसने ध्यान से देखा। गेट के उस पार अंधेरे में कोई खड़ा था। सिर्फ एक साया दिख रहा था मगर लग रहा था कि कोई आदमी है। दीनानाथ ने अपनी टॉर्च उठाई और वहीं से उस तरफ घुमाई। बारिश इतनी तेज थी कि टॉर्च की रोशनी में भी ठीक से कुछ नजर नहीं आ रहा था, मगर वो साया वहीं खड़ा था, हिले बिना। दीनानाथ ने कुछ पल सोचा, कौन होगा इतनी रात का इतनी बारिश में।
फिर उसने अपना छाता उठाया, कैबिन से बाहर निकला और गेट की तरफ बढ़ चला। पानी में उसके जूते छपाक छपाक कर रहे थे। हवा इतनी तेज थी कि छाता बार बार उलटने को हो रहा था। गेट के पास पहुंचकर उसने देखा एक आदमी खड़ा था, उम्र यही कोई 35-40 के बीच। दीनानाथ ने पूछा, कौन हो भाई, इस वक्त यहाँ क्या काम है? आदमी ने जवाब दिया कि वो इसी स्कूल का मास्टर है। बच्चों के इम्तिहान के कागजात घर ले जाना भूल गया और वो चेक करना बहुत ज़रूरी है। कल सुबह ही रिजल्ट देना है। दीनानाथ ने इस मास्टर साहब को पहले कभी नहीं देखा था, मगर सच ये भी था कि आज ही उसका पहला दिन था और स्कूल में कितने मास्टर हैं, कौन कैसा दिखता है, इसकी उसे कोई जानकारी नहीं थी। उसने बिना ज़्यादा सोचे गेट खोल दिया और उस आदमी को अंदर ले लिया। मगर इतना ज़रूर था, दीनानाथ ने उसे अकेला नहीं छोड़ा। नौकरी का पहला दिन था, जिम्मेदारी का एहसास अभी ताज़ा था। वो उस मास्टर साहब के साथ साथ स्कूल के अंदर गया, स्टाफ रूम तक। वहाँ उसने अपनी आंखों के सामने उस आदमी को दराज से कागजात निकालते और अपने बैग में रखते देखा। सब कुछ बड़ा सामान्य लग रहा था, बस एक मास्टर अपना काम कर रहा था। कागजात समेटकर मास्टर साहब मुस्कुराते हुए दीनानाथ के पास आए और बोले, चोर नहीं हो दीनानाथ भाई, और हंसते हुए वहाँ से बाहर निकलने लगे। दीनानाथ भी मुस्कुरा दिया, मगर तभी उसके जहन में दो बातें एक साथ कौंधी। पहली, इतनी मूसलाधार बारिश में भी वो आदमी बिना छाते के आया था, बिना भीगे। उसके कपड़े पूरी तरह सूखे हुए थे, जैसे वो बारिश में गुजरा ही ना हो। दूसरी, दीनानाथ ने आज तक उस आदमी को अपना नाम नहीं बताया था, फिर उसे दीनानाथ भाई कैसे मालूम? एक झुरझुरी सी दीनानाथ की रीढ़ में दौड़ गई। उसने पलट कर देखा, बारामदे में सिर्फ अंधेरा था। वो आदमी जा चुका था, इतनी जल्दी कि जैसे हवा में घुल गया हो। दीनानाथ कुछ देर वहीं खड़ा रहा, दिल की धड़कन तेज हो चली थी। शायद उसकी नज़र का धोखा था, शायद हेडमास्टर साहब ने उसका नाम पहले ही बता दिया होगा किसी को। इंसान का दिमाग अक्सर अजीब अजीब बहाने ढूंढ लेता है जब सच्चाई डरावनी लगने लगे। वो कैबिन में वापस आ गया, मगर उस रात नींद उसकी आंखों से कोसों दूर रही। अगली सुबह जब हेडमास्टर साहब आए, दीनानाथ ने उन्हें रात की पूरी बात बताई। एक मास्टर साहब आए थे पेपर लेने। हेडमास्टर साहब का चेहरा एक पल के लिए सफ़ेद पड़ गया। फिर उन्होंने खुद को संभालते हुए पूछा, कैसे दिखते थे वो? दीनानाथ ने जो हुलिया बताया उसे सुनकर हेडमास्टर साहब कुछ देर चुप रहे, फिर बोले, छोड़ो, तो तुम्हें भ्रम हुआ होगा, रात को अकेले ड्यूटी है, नींद में झपकी लग गई होगी। मगर दीनानाथ जानता था कि वो सपना नहीं था। उसके जूते अब तक गीले थे, उसका छाता बारिश में भीगा हुआ बारामदे में पड़ा था। सपने में इंसान भीगता नहीं। अगले कुछ दिन सब सामान्य रहा। दीनानाथ अपनी ड्यूटी पर मुस्तैद रहता, रात को राउंड लगाता। कभी कभार आवारा कुत्तों के भौंकने की आवाज़ आती, बस इतना ही। धीरे धीरे वो रात वाली बात उसके जहन से धुंधली पड़ने लगी। मगर हफ्ते भर बाद फिर वही मंजर दोहराया गया। रात के करीब 12 बजे आसमान फिर बादलों से भर गया। इस बार बारिश उतनी तेज नहीं थी, बस हल्की हल्की फुहार थी। दीनानाथ कैबिन में बैठा चाय पी रहा था। घर से थर्मस में भर कर लाया था कि फिर वही आवाज़ आई, मेन गेट की तरफ से, धीमी मगर साफ। उसने बाहर देखा,
वही साया, वही खड़ी हुई शक्ल। इस बार दीनानाथ का दिल जोर से धड़कने लगा। उसने अपने आप को समझाया, शायद कोई और मास्टर साहब होंगे, शायद कोई ज़रूरी काम होगा। मगर अंदर ही अंदर एक अजीब सी खौफनाक बेचैनी उसे घेरने लगी थी। वो हिम्मत करके गेट तक गया। इस बार आदमी का चेहरा साफ नजर आया, वही उम्र, वही हुलिया, मगर आंखें कुछ अजीब थी, जैसे उनमें कोई रोशनी ना हो, जैसे किसी गहरे कुएं में झांक रहे हों। मास्टर साहब ने फिर वही बात दोहराई, बच्चों के पर्चे लेने आए हैं, ज़रूरी काम है। दीनानाथ ने इस बार पूछ ही लिया, आप कौन से क्लास के मास्टर हैं, क्या नाम है आपका? आदमी मुस्कुराया, वही पुरानी मुस्कान, और बोला, तुम्हें याद नहीं आएगा दीनानाथ, मगर मैं भूला नहीं हूं। ये सुनकर दीनानाथ के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसने पूछा, आप मुझे जानते हैं? आदमी ने कोई जवाब नहीं दिया, बस स्टाफ रूम की ओर चल पड़ा, वैसे ही जैसे पहली रात चला था। दीनानाथ मजबूरी में उसके पीछे गया। टांगें कांप रही थी, मगर पैर रुक नहीं रहे थे, जैसे कोई अनदेखी ताकत उसे खींच रही हो। स्टाफ रूम में उस आदमी ने फिर वही दराज खोला, वही कागजात निकाले, मगर इस बार दीनानाथ ने गौर से देखा। जो कागजात वो निकाल रहा था वो पुराने थे, पीले पड़ चुके थे, किनारे से मुड़े हुए, ऐसे कागजात जो बरसों से वहां पड़े हों, महीनों नहीं छुए गए हों। दीनानाथ ने हिम्मत करके पूछा, ये पर्चे तो बहुत पुराने लगते हैं। आदमी ने उसकी तरफ देखा, वही बेजान मुस्कान लिए, और बोला, वक्त सबको पुराना कर देता है दीनानाथ, कुछ इंसानों को भी। इतना कहकर वो पलटा और स्टाफ रूम के दरवाजे से बाहर निकल गया। दीनानाथ पीछे पीछे भागा, मगर बारामदे में पहुंचते पहुंचते वो आदमी गायब हो चुका था। ना कोई साया, ना कोई आहट, बस रात की खामोशी और दीनानाथ की तेज होती सांसें। अगली सुबह दीनानाथ ने ठान लिया कि वो हेडमास्टर साहब से खुलकर बात करेगा। उसने उन्हें कल रात की पूरी बात बताई, वो अजीब जुमला भी जो उस आदमी ने कहा था, तुम्हें याद नहीं आएगा मगर मैं भूला नहीं हूँ। हेडमास्टर साहब की आंखों में इस बार साफ खौफ झलक आया। उन्होंने दरवाज़ा बंद किया और धीमी आवाज़ में बोले, बैठो दीनानाथ, एक बात बताता हूँ, मगर वादा करो किसी और को नहीं बताओगे। लोग यकीन नहीं करेंगे और बेवजह डर फैलेगा। दीनानाथ ने सिर हिला दिया। हेडमास्टर साहब ने बताना शुरू किया। आज से करीब 20 साल पहले इस स्कूल में एक मास्टर हुआ करते थे। नाम था रामेश्वर प्रसाद। बड़े मेहनती इंसान थे, बच्चों से बेहद लगाव था उन्हें, मगर उनकी किस्मत खराब थी। घर में गरीबी, बीमार बीवी और ऊपर से स्कूल में कुछ लोगों की साजिश। एक साल इम्तिहान के दौरान उन पर पर्चा लीक करने का इंतज़ाम लगा, झूठा इल्ज़ाम। मगर उस वक्त के हेडमास्टर ने बिना जांच किए उन्हें नौकरी से निकाल दिया, बदनाम कर दिया पूरे गांव में। रामेश्वर प्रसाद इस बदनामी को बर्दाश्त नहीं कर पाए। कहते हैं उसी रात, बारिश की एक ऐसी ही तूफानी रात, वो स्कूल आए अपना नाम साफ करने, अपने बेगुनाह होने का सबूत ढूंढने, ताकि पर्चे की असली कॉपी दिखा सकें कि उन्होंने कुछ लीक नहीं किया था। मगर स्टाफ रूम में पहुंचते पहुंचते उनकी तबीयत अचानक बिगड़ गई। दिल का दौरा, ना कोई डॉक्टर था, ना कोई मदद पहुंचाने वाला। उस रात का नाइट गार्ड, वो भी अपनी जगह से गायब था, कहीं और सो रहा था।
सुबह जब स्कूल खुला, रामेश्वर प्रसाद स्टाफ रूम के फर्श पर मृत पाए गए। हाथ में वही पुराने पर्चे थमे हुए जिन्हें वो अपनी बेगुनाही का सबूत मानते थे। उनकी मौत के बाद पता चला कि इल्ज़ाम झूठा था, असली दोषी कोई और मास्टर था, मगर तब तक बहुत देर हो चुकी थी। रामेश्वर प्रसाद की बीवी ने भी कुछ महीनों बाद दुनिया छोड़ दी। गम और तन्हाई में कोई औलाद नहीं थी उनकी, कोई ऐसा नहीं था जो उनका नाम आगे ले जाता, कोई ऐसा नहीं था जो उनकी बेगुनाही की गवाही देता। तब से कहते हैं हर कुछ बरसों बाद किसी तूफानी रात में रामेश्वर प्रसाद स्कूल लौटते हैं, अपने पर्चे ढूंढने, अपनी बेगुनाही साबित करने, और जो भी नाइट गार्ड उस रात ड्यूटी पर होता है वो उसे अपने साथ स्टाफ रूम ले जाते हैं, जैसे कोई गवाह चाहिए हो उन्हें, कोई एक इंसान जो देखे कि उन्होंने सच में कुछ चुराया नहीं। दीनानाथ ने कांपती आवाज में पूछा, मगर उन्हें मेरा नाम कैसे मालूम सर? मैंने तो कभी बताया ही नहीं। हेडमास्टर साहब कुछ देर चुप रहे, फिर बोले, क्योंकि जिस रात वो मरे थे उस रात का नाइट गार्ड, उसका नाम भी दीनानाथ ही था, तुम्हारे दादा। ये सुनकर दीनानाथ के बदन में सिहरन दौड़ गई। उसे याद आया बचपन में माँ अक्सर कहती थी कि उसके दादा किसी स्कूल में पहरेदारी करते थे, मगर एक रात के बाद उन्होंने अचानक वो काम छोड़ दिया, गांव भी छोड़ दिया कुछ अरसे के लिए, और जब लौटे तो कभी किसी को उस रात की बात नहीं बताई। कुछ बरस बाद उनकी भी अजीब हालत में मौत हो गई थी, बुखार में बड़बड़ाते हुए, बार बार यही कहते हुए, मुझे माफ कर दो रामेश्वर मास्टर, मैं वहां नहीं था, मैं वहां होना चाहिए था। अब सारी कड़ियां जुड़ने लगी। रामेश्वर प्रसाद उस रात अकेले मरे थे, बिना किसी गवाह के, बिना किसी हमदर्द के। उनकी रूह आज भी इसी तलाश में भटकती थी कि कोई तो हो जो उनकी बात सुने, कोई तो हो जो उनके साथ खड़ा रहे उस आखिरी रात में, जो उन्हें अकेला ना छोड़े जैसे दीनानाथ के दादा ने छोड़ा था। और शायद हर बार जब कोई नया दीनानाथ इस स्कूल में पहरेदार बनकर आता, रामेश्वर मास्टर की रूह को लगता, इस बार शायद कोई साथ देगा, इस बार शायद कोई उनकी बेगुनाही का गवाह बनेगा। दीनानाथ ने वो नौकरी नहीं छोड़ी। अजीब बात थी, मगर डर के बावजूद उसके दिल में उस मास्टर के लिए एक अजीब सी हमदर्दी जाग उठी थी। एक बेगुनाह इंसान जो सालों से इतना चाहता था, सिर्फ इतना कि कोई उसका साथ दे, कोई उसकी बात माने। अगली बार जब बारिश की वैसी ही रात आई और गेट की तरफ से वही आवाज़ आई, दीनानाथ इस बार डरा नहीं। वो छाता लेकर गेट तक गया, मास्टर साहब को अंदर लाया, स्टाफ रूम तक साथ गया, मगर इस बार उसने वो पुराने पर्चे अपने हाथ में लेकर गौर से देखे और धीमी आवाज़ में कहा, मास्टर साहब, मुझे मालूम है आपने कुछ लीक नहीं किया था, सच सामने आ चुका है बरसों पहले, अब आप जा सकते हैं चैन से। मास्टर साहब की आंखों में पहली बार कोई रोशनी सी झलकी। उन्होंने कागजात मेज पर रख दिए, दीनानाथ की तरफ देखा और मुस्कुराए। इस बार वो मुस्कान बेजान नहीं थे, उनमें एक सुकून था, जैसे बरसों का बोझ उतर गया हो। शुक्रिया दीनानाथ भाई, उन्होंने कहा, और धीरे धीरे उनका साया धुंधला होने लगा, जैसे बारिश की बूंदों में घुल रहा हो। कुछ ही पलों में स्टाफ रूम में सिर्फ दीनानाथ अकेला खड़ा था और खिड़की के बाहर बारिश धीरे धीरे थमने लगी थी। उस रात के बाद रामेश्वर मास्टर कभी नहीं लौटे, ना उस बारिश में, ना किसी और तूफानी रात में।
स्कूल की दीवारों में जो एक अनकही बेचैनी बरसों से घर किए बैठे थे, वो भी जैसे उस रात हमेशा के लिए शांत हो गई। दीनानाथ आज भी उसी स्कूल में नाइट गार्ड है। कभी कभी बारिश की रात में वो अकेले बैठा चाय पीते हुए सोचता है कि इंसान की रूह को शायद बहुत कम चाहिए होता है, ना इंतकाम ना बदला, बस इतना कि कोई एक बार उनकी सुन ले, कोई एक बार उनका साथ दे दे और कह दे कि तुमने कुछ गलत नहीं किया था। तो दोस्तों, ये थी आज की पहली कहानी। कैसी लगी आपको ये कहानी मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताएं। तो चलिए बढ़ते हैं आज की दूसरी कहानी की ओर। गांव की चाय की टपरी पर शाम का धुंधलका उतर रहा था। फिरोज 22 साल का दुबला पतला लड़का अपने हाथ में चाय का कुल्हड़ लिए बैठा था जब राहुल दौड़ता हुआ आया और उसके बगल में धम से बैठ गया। राहुल की बात सुनकर फिरोज पहले हिचका, फिर एग्जाम के फिक्र छेड़कर रात के काम पर राजी हो गया। अगले दिन शाम ढलते ही दोनों ट्रक में सवार होकर जमींदार साहब की हवेली की ओर निकल पड़े। हवेली गांव से 3 किलोमीटर दूर घने जंगल के बीचों बीच अकेली खड़ी थी। जब वो पहुंचे, अंधेरा पूरी तरह उतर चुका था। ना कोई घर, ना कोई इंसान, बस झींगुरों की आवाज़ और हवा में पत्तों की सरसराहट। ट्रक रोककर दोनों उतरे। राहुल ने जेब से भारी भरकम चाबी निकाली, जंग लगे ताले में घुमाई और भारी लकड़ी का दरवाज़ा चड़मड़ाते हुए खुल गया। अंदर का मंजर किसी पुराने ज़माने की तस्वीर जैसा था। ऊंची छतें, मकड़ी के जालों में लिपटे झाड़ फनूस, दीवारों पर धुंधली पड़ चुकी तस्वीरें जिनमें चेहरे मुश्किल से पहचाने जा सकते थे। फर्श पर बिछी दर्रियां धूल की परत ओढ़े हुए थी। पूरी हवेली में एक अजीब सी सीलन की बू रची बसी थी, जैसे बरसों से यहाँ ताज़ी हवा न घुसी हो। दोनों ने काम शुरू कर दिया। संदूक, अलमारियां, पीतल के बर्तन, पुराने फर्नीचर एक एक करके ट्रक में लादते गए। काम धीमा था मगर जल्दी किसी को नहीं थे। 2-3 घंटे बीत गए इसी तरह। तभी राहुल की नज़र एक अलमारी के नीचे दबे एक पुराने पीतल के बक्से पर पड़ी। बक्सा भारी लग रहा था, ऊपर धूल की मोटी तह जमी थे, मगर पीतल की चमक अभी भी हल्की सी झलक रही थी। राहुल ने उसे घसीट कर बाहर निकाला और मुस्कुराते हुए फिरोज को बोला, जमींदार लोग बड़े माल वाले होते हैं, बोल भाई। फिरोज हंस दिया, हाँ भाई, बात तो सच है। दोनों ने मिलकर बक्से को उठाया। जितना वो बाहर से भारी दिख रहा था, अंदर से उतना ही अजीब सा भारीपन महसूस हुआ, जैसे उसमें कुछ हिल रहा हो, कुछ सांस ले रहा हो। मगर रात के अंधेरे और थकान में दोनों ने इस बात पर ध्यान नहीं दिया। बक्सा ट्रक में रखा गया, बाकी सामान के ऊपर। रात के करीब 11 बज चुके थे। ट्रक सामान से भर चुका था। राहुल ने कहा, आज इतना ही, बाकी कल। दोनों ट्रक में बैठे और शहर की तरफ निकल पड़े। गांव से शहर 7 किलोमीटर की दूरी पर था और पूरा रास्ता घने जंगल से होकर गुजरता था। न स्ट्रीट लाइट, न कोई गाड़ी, बस ट्रक की हेडलाइट की पीली रोशनी और सामने फैला हुआ काला अंधेरा। आधा रास्ता तय हुआ होगा कि फिरोज की नज़र साइड मिरर पर गई। पीछे से धुआं उठ रहा था, काला गाढ़ा धुआं जो हवा में घुलने के बजाय ट्रक के पीछे ही मंडरा रहा था। फिरोज ने चौंक कर राहुल का हाथ पकड़ा। रोक भाई, रोक, ट्रक रोक। राहुल ने ब्रेक मारे। दोनों उतरकर पीछे भागे।
धुआं किसी इंजन या टायर से नहीं, बल्कि उसी पीतल के बक्से से उठ रहा था जो शायद हिचकोले की वजह से गिरकर खुल गया था। बक्से का ढक्कन आधा खुला पड़ा था और उसमें से ये अजीब धुआं रिस रहा था। ना जलने की गंध, ना धुएं जैसी तासीर, बल्कि कुछ सड़ा हुआ, कुछ पुराना, कुछ ऐसा जो बरसों से बंद पड़ा हो। राहुल ने हिम्मत करके ढक्कन को पूरा खोला। अंदर कुछ खास नहीं था। कुछ पुराने ताबीज, एक जंग खाई कटार, कुछ फटे हुए कागजात जिन पर अरबी और फारसी मिश्रित लिपि में कुछ लिखा था, और एक छोटा सा शीशे का बर्तन जो टूटा हुआ था। शायद उसी शीशे के बर्तन से ये धुआं निकला था। अरे ये तो बस टूटा फूटा कबाड़ है। राहुल ने कंधे उचकाए। चल बंद कर इसे, आगे बढ़ता है। फिरोज कुछ बोलना चाहता था, मगर उसकी जुबान जैसे तालू से चिपक गई थी। उसे लग रहा था जैसे धुएं के साथ कुछ और भी बाहर निकला है, कुछ जो अब उनके आसपास ही मंडरा रहा है। मगर रात के सन्नाटे और जंगल के डर में उसने अपने इस वहम को समझकर टाल दिया। दोनों ट्रक में वापस आने के लिए आगे की ओर बढ़े, मगर अब माहौल पहले जैसा नहीं रहा। इंजन की आवाज़ अजीब तरह से भारी लग रही थी, जैसे कोई और चीज़ भी ट्रक के साथ सांस ले रही हो। हेडलाइट की रोशनी में जंगल के पेड़ किसी अनजान डर से कांपते नजर आ रहे थे। करीब आधा किलोमीटर और चले होंगे कि राहुल ने अचानक ब्रेक लगाए। फिरोज चौंक कर बोला, क्या हुआ भाई? राहुल की आवाज़ कांप रही थी। पीछे कोई बैठा है। फिरोज ने पलट कर देखा। ट्रक के पिछले हिस्से में सामान के बीच एक आदमी बैठा था। काली कमीज, सफ़ेद पायजामा, चेहरा झुका हुआ। ना वो कब चढ़ा, ना कैसे आया, किसी को नहीं पता। फिरोज का दिल एक पल के लिए धड़कना भूल गया। अबे अबे वो कौन है? फिरोज ने चिल्ला कर पूछा, मगर आवाज़ गले में ही अटक कर रह गई। राहुल ने हिम्मत जुटाकर पूछा, कौन हो भाई तुम? कब चढ़े? कोई जवाब नहीं आया। आदमी का सिर धीरे धीरे ऊपर उठा। उसका चेहरा किसी साए में डूबा हुआ था, मगर जो थोड़ी बहुत रोशनी उस तक पहुंच रही थी उसमें उसकी आंखें दिख रही थी, बिल्कुल सफ़ेद, बिना किसी पुतली के, जैसे किसी अंधे इंसान की आंखें, मगर उनमें एक अजीब सी चमक थी जो अंधेपन से मेल नहीं खाती थी। फिरोज और राहुल दोनों की रूह कांप गई। राहुल ने घबरा कर एक्सीलरेटर दबाया। ट्रक तेजी से आगे बढ़ा, मगर जब फिरोज ने दोबारा पीछे देखा, वो आदमी वहाँ नहीं था, जैसे था ही नहीं। शायद हमें वहम हुआ होगा, राहुल ने अपनी घबराहट छुपाते हुए कहा, मगर उसकी आवाज़ में यकीन नहीं था। फिरोज कुछ नहीं बोला। वो बस सामने देखता रहा, दिल में एक अजीब सी बेचैनी लिए। उसे बार बार वो सफ़ेद आंखें याद आ रही थी जो अंधेरे में उसी की तरफ देख रहे थे, जैसे उसे पहचानती हो। बचा हुआ रास्ता तय करके जब वो शहर के गोदाम पहुँचे, दोनों ने जल्दी जल्दी सामान उतारा, मगर पीतल का बक्सा अब उन्हें दिख नहीं रहा था। जितना सामान वो लाद कर लाए थे, गिनने पर एक चीज़ कम निकली, वही बक्सा जिसमें से धुआं निकला था गायब था। अरे ये कहाँ गया? राहुल ने पूरे ट्रक में ढूंढा, मगर बक्सा नदारद था। फिरोज की टांगें कांप रही थी। उसे लग रहा था जैसे वो बक्सा कभी था ही नहीं, जैसे वो सिर्फ एक जरिया था, एक दरवाज़ा जिससे कुछ बाहर निकलकर अब आज़ाद घूम रहा है। काम खत्म करके दोनों घर लौटे।
राहुल को घर छोड़कर फिरोज अपने घर पहुंचा। तब रात के 2 बज चुके थे। उसने चुपचाप दरवाज़ा खोला और अपने कमरे में जाकर लेट गया, मगर नींद कोसों दूर थी। बार बार उसकी आंखों के सामने वो सफ़ेद आंखें घूम रहे थे। अगले दिन सुबह फिरोज उठा तो उसे अजीब सी थकान महसूस हुई, जैसे रात भर सोया ही ना हो। उसने आईने में अपना चेहरा देखा। आंखों के नीचे काले घेरे, चेहरा पीला पड़ चुका था। उसने सोचा शायद रात की मेहनत का असर है और स्कूल के लिए तैयार होने लगा। स्कूल में एग्ज़ाम था, मगर फिरोज का ध्यान कहीं और था। बार बार उसे लगता जैसे कोई उसे घूर रहा है। क्लास में बैठे बैठे उसने कई बार पीछे मुड़कर देखा, मगर कोई नहीं था। एग्ज़ाम ख़त्म होने के बाद जब वो घर लौट रहा था, रास्ते में उसे राहुल मिला। राहुल का चेहरा भी उतरा हुआ था। भाई, रात को नींद नहीं आई, राहुल बोला। बार बार लगता है कोई कमरे में है। फिरोज ने राहत की सांस ली कि वो अकेला नहीं है जो ये महसूस कर रहा। मुझे भी यही लग रहा है भाई, शायद उस बक्से की वजह से कुछ हो रहा है। राहुल हंसने की कोशिश करते हुए बोला, अरे छोड़ भाई, वह में सब। चल आज रात फिर हवेली चलते हैं, बाकी सामान लाना है। फिरोज का मन नहीं था, मगर पैसों की ज़रूरत थी और ज़मींदार साहब ने अच्छी रकम का वादा किया था। शाम होते ही दोनों फिर ट्रक लेकर हवेली की ओर निकल पड़े। इस बार हवेली पहुंचकर माहौल पहले से भी ज़्यादा भारी लग रहा था। जैसे ही दोनों अंदर घुसे, हवा में वही सीलन की बू फिर से महसूस हुई, मगर इस बार उसमें कुछ और भी था। जलने जैसी, राख जैसी गंध। ऐसा लग रहा था जैसे हवेली की दीवारें सांस ले रही हों, जैसे यहाँ का हर कोना उन्हें देख रहा हो। काम करते करते फिरोज की नज़र एक कमरे के दरवाजे पर पड़ी, जो कल रात बंद था। आज वो खुला हुआ था। उसने राहुल को बुलाया। दोनों अंदर गए। कमरे में एक पुरानी चारपाई पड़ी थी। दीवार पर एक बड़ी सी तस्वीर टंगी थी, किसी बुजुर्ग औरत की, जिसकी आंखें ठीक वैसी ही सफ़ेद थीं जैसी उन्होंने ट्रक में देखी थी। फिरोज का खून जम गया। ये वही आंखें हैं भाई। राहुल ने गौर से देखा और उसका चेहरा भी सफ़ेद पड़ गया। तभी पीछे से एक आवाज़ आई, धीमी, खरखराती हुई, जैसे कोई बरसों से बंद गला बोल रहा हो। दोनों ने पलट कर देखा, मगर कमरे में कोई नहीं था। बस हवा में एक अजीब सी सिहरन थी। रात का काम जल्दी जल्दी निपटाकर दोनों बाहर निकले। हवेली में जितनी जल्दी हो सके निकलना चाहते थे। ट्रक स्टार्ट करके जैसे ही वो आगे बढ़े, राहुल ने पीछे मुड़कर देखा। हवेली की खिड़की में वही आदमी खड़ा था, काली कमीज में, उन्हें घूरता हुआ। इस बार दोनों ने चुप्पी साध ली, कुछ नहीं बोले, बस जितनी तेज हो सके ट्रक भगाया। शहर पहुंचकर सामान उतारकर दोनों जल्दी जल्दी अपने घर की ओर निकल पड़े। उस रात फिरोज को बुखार चढ़ गया। रात भर वो बड़बड़ाता रहा, कभी किसी अनजान भाषा में, कभी सिर्फ करहाते हुए। सुबह जब उसकी माँ उसे उठाने आई, वो पसीने से तरबतर था, मगर उसकी आंखें खुली हुई थी, छत की तरफ देखती हुई, जैसे वहाँ कुछ हो। क्या हुआ बेटा? माँ ने घबरा कर पूछा। फिरोज ने धीमी आवाज में कहा, अम्मी, वो मुझे बुला रही है। माँ को कुछ समझ नहीं आया, मगर बेटे की हालत देखकर उसने हकीम को बुलवाया। हकीम साहब ने नब्ज देखी, फिर फिरोज की आंखों में झांका और उनका चेहरा गंभीर हो गया। उन्होंने पूछा कि पिछले कुछ दिनों में फिरोज कहाँ कहाँ गया था, क्या किया था। फिरोज की माँ ने
जो बता सकती थी बताया कि बेटा राहुल के साथ किसी हवेली से सामान ढो रहा था। ये सुनते ही हकीम साहब का चेहरा और सफ़ेद पड़ गया। कौन सी हवेली? उन्होंने तुरंत पूछा। वही गांव से 3 किलोमीटर दूर वाली, जमींदार साहब की। हकीम साहब कुछ देर चुप रहे, फिर बोले, वो हवेली बरसों से वीरान है। वहां का जमींदार तो 30 साल पहले ही गुजर चुका है। ये सुनकर फिरोज की माँ का दिल बैठ गया। मगर बेटा तो कहता है कल परसों दोनों बार वहां गया था, सामान लाद कर लाया। हकीम साहब ने गहरी सांस ली और अपनी असली बात, अपनी असली कहानी बताना शुरू किया। 30 साल पहले उस हवेली में एक जमींदार रहता था जिसका नाम था सरदार बरकत अली। उसकी एक बेगम थी, नाम था जीनत, बेहद खूबसूरत। मगर बरकत अली का दिल किसी और औरत पर आ गया था, गांव की एक नाचने वाली जिसका नाम था चंपा। बरकत अली रोज रात को हवेली से निकलकर चंपा के पास जाता, जीनत को अकेला छोड़कर। जीनत को यह बर्दाश्त नहीं हुई। धीरे धीरे उसका दिल नफरत और बदले की आग में जलने लगा। उसने गांव के एक ओझा से मदद मांगी जो काले जादू में माहिर था। ओझा ने उसे एक ताबीज़ और एक शीशे की शीशी दी जिसमें एक कैद रूह बंद थे, एक ऐसी बदरूह जो अगर किसी को नुकसान पहुंचाने के लिए भेजी जाए तो वो अपना काम पूरा करके ही रुकेगी, चाहे कितने भी बरस लग जाएं। जीनत ने वो शीशी और ताबीज़ अपने पीतल के बक्से में छुपा कर रख दिए, ये इरादा करके कि सही वक्त आने पर वो इसे चंपा पर इस्तेमाल करेगी। मगर उससे पहले ही बरकत अली को उसकी साजिश का पता चल गया। गुस्से में आकर उसने जीनत को उसी कमरे में बंद कर दिया जहां उसकी तस्वीर आज भी टंगी है, और कहते हैं कि वहीं उसकी भूख प्यास से तड़प तड़प कर मौत हो गई। जीनत की मौत के बाद बरकत अली पर भी अजीब सी मुसीबतें टूटने लगीं। रात रात भर हवेली में चीखें गूंजती। आखिरकार वो भी पागलपन का शिकार होकर मारा गया। कहते हैं खुद ही अपने हाथों से। तब से हवेली वीरान पड़ी है। गांव वालों ने कभी उधर का रुख नहीं किया, क्योंकि जो भी वहां गया वापस या तो पागल होकर लौटा या फिर कभी लौटा ही नहीं। वो पीतल का बक्सा जिसमें जीनत ने अपनी बदरूह कैद करके रखे थे, बरसों तक उसी अलमारी के नीचे दबा रहा। शायद किसी ने जमींदार साहब का नाम लेकर किसी फर्जी सौदे का बहाना बनाकर फिरोज और राहुल जैसे मासूम ज़रूरतमंद लड़कों को इस्तेमाल किया ताकि वो बक्सा हवेली से बाहर निकल सके, ताकि वो कैद रूह आज़ाद हो सके। हकीम साहब की बात सुनकर फिरोज की माँ का रो रो कर बुरा हाल हो गया। हकीम साहब ने कहा कि अब सिर्फ एक ही रास्ता बचा है, उस रूह को वापस उसी जगह लौटाना होगा जहां से वो निकले थे, और उसे सही तरीके से मुक्ति दिलानी होगी। मगर इससे पहले कि कुछ किया जा सके, फिरोज की हालत और बिगड़ गई। वो चीखने लगा, वो मुझे ले जाना चाहती है। वो कहती है मैंने उसे आज़ाद किया, अब मैं उसका हूँ। राहुल को भी उसी रात दौरे पड़ने शुरू हो गए। उसके घर वालों ने भी हकीम को बुलाया, और जब हकीम साहब ने दोनों की हालत जोड़ कर देखी तो साफ हो गया कि ये कोई मामूली बीमारी नहीं, बल्कि उसी बदरूह का साया है जो अब उन दोनों से चिपक चुकी है। हकीम साहब ने गांव के बड़े बूढ़ों से सलाह ली और आखिरकार ये तय हुआ कि अमावस की रात हवेली में जाकर उसी कमरे में जहां जीनत की तस्वीर टंगी है एक खास रस्म अदा की जाए। हकीम साहब ने कुछ पुराने नुस्खे और ताबीज़ तैयार किए। फिर फिरोज राहुल के घर वालों को साथ लेकर अमावस की रात हवेली की तरफ रवाना हुए। हवेली पहुंचकर उन्हें एक अजीब सा मंजर दिखा।
पूरी हवेली में एक अजीब सी रोशनी फैली हुई थी, जैसे बरसों की खिड़कियां अब खुल चुकी हो और अब हल्की सी चमक रही हो। हकीम साहब ने सबको बाहर रुकने को कहा और खुद अकेले उसी कमरे में गए जहां जीनत की तस्वीर थी। वहां पहुंचकर उन्होंने अपनी रस्म शुरू की। पुराने तंत्र, राख का घेरा और वो टूटी हुई शीशी का बचा कुचा टुकड़ा जो वो अपने साथ लाए थे। कमरे की हवा अचानक भारी हो गई, दीवारों की खरखराहट की आवाज़ें आने लगी और तस्वीर में बनी जीनत की आंखें जैसे हिलने लगी। हकीम साहब की आवाज़ कांप रही थी, मगर उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। उन्होंने जीनत की रूह से मुखातिब होकर कहा कि उसका बदला अब पूरा हो चुका है। उसकी नफ़रत अब उसे किसी मासूम को नुकसान पहुंचाने का हक नहीं देती और अब वक्त आ गया है कि वो इस दुनिया को छोड़ दे। कमरे में एक ज़ोरदार धमाके जैसी आवाज़ हुई और फिर सब कुछ शांत हो गया। बाहर खड़े लोगों ने देखा कि हवेली की वो अजीब चमक धीरे धीरे बुझ गई और रात फिर से आम अंधेरी रात जैसी हो गई। उस रात के बाद फिरोज़ और राहुल दोनों धीरे धीरे ठीक होने लगे। कुछ हफ्तों में उनकी सेहत सामान्य हो गई, मगर उस रात की याद हमेशा के लिए उनके जहन में बस गई। दोनों ने कसम खाई कि कभी किसी अनजान काम के लालच में बिना सोचे समझे किसी वीरान जगह का रुख नहीं करेंगे। गांव में आज भी बुजुर्ग कहते हैं कि उस हवेली में आज भी रातों को कभी कभी एक औरत की परछाई खिड़की के पास दिखती है, मगर अब वो किसी को नुकसान नहीं पहुंचाती। शायद उसकी रूह को आखिरकार सुकून मिल गया, या शायद वो अब भी अपने बरकत अली के लौटने का इंतज़ार कर रही है। एक ऐसा इंतज़ार जो कभी ख़त्म नहीं होगा। फिरोज़ आज भी जब कभी चाय की टपरी पर बैठता है और कोई नया लड़का आसान पैसों का लालच देकर किसी अनजान काम का न्योता देता है, तो वो बस मुस्कुराकर टाल देता है। उसकी आंखों में अब भी कभी कभी वो सफ़ेद आंखें झलक जाती है, एक याद, एक चेतावनी कि हर आसान रास्ता, हर लालच भरा सौदा इतना सीधा नहीं होता जितना दिखता है। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानियाँ। कैसी लगी आपको ये कहानियाँ मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताएं। तो मैं आपका दोस्त आर्यन जल्द ही मिलूँगा आपसे ऐसी ही किसी नई कहानी के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और देखते रहें डार्क फाइल्स।